नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी और मोहन भागवत पर उन्होंने निशाना साधा है। संघ प्रमुख के दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, ये कहना है भूपेश बघेल का। मोहन भागवत को हमने दिया था निमंत्रण, कौशल्या माता मंदिर दर्शन का दिया था निमंत्रण। भागवत ने निमंत्रण को स्वीकार कर दर्शन किए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस पर दो ही हथियार है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता ही बीजेपी का मुद्दा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का जो है बयान सामने आया है। बीजेपी और मोहन भागवत पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि संघ प्रमुख के दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने मोहन भागवत की तारीफ भी की। कुछ कहा कि संघ प्रमुख के दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को हमने निमंत्रण दिया था कौशल्या माता मंदिर में दर्शन का, भागवत ने निमंत्रण को स्वीकार करा, ये हमें अच्छा लगा। तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर दो ही हथियार हैं, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता ही बीजेपी का मुद्दा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से आ रही है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है बीजेपी और आरएसएस पर। भूपेश बघेल ने कहा कि संघ प्रमुख के दौरे से भी बीजेपी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी और आरएसएस पर दो ही हथियार हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का सहारा बीजेपी लेती है, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कुछ तारीफ भी यहां पर की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को हमने कौशल्या माता मंदिर दर्शन का निमंत्रण दिया था, भागवत ने निमंत्रण को स्वीकार कर दर्शन किए, ये अच्छा भूपेश बघेल को लगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है वो दो ही मुद्दों पर अपनी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो ही हथियार आरएसएस और बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अब खबर भिलाई से है, जहां रिसाली नगर निगम अंतर्गत निवासरत सैकड़ों महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। दरअसल ये महिलाएं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर बीजेपी का गमछा पहनकर बीजेपी की इन्होंने सदस्यता ली। वहीं महिलाओं ने बताया कि बीजेपी की रीति नीति और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के कार्यों से वो प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। जी, पंजा छाप में थे हम लोग। हमको पूरी लेडीज लोग जुड़े हुए थे। महिलाओं लोगों को सहयोग चाहिए था, कुछ भी बेनिफिट वहां से नहीं मिला, तो हम लोग इस पार्टी में जुड़ने आए। कैसा बेनिफिट चाहिए था आपको? वैसे वही सहयोग, लेडीज लोगों को काम काज आगे बढ़ाना अपनी पार्टी को, है ना। शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान करना, इस तरह जो वाकया चल रहा है, सट्टा जुआ और बड़े बड़े माफिया हो गए हैं आज तो। जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे, आज यहां भिलाई में दिखने लगे हैं। ऐसे माफियों का राज है। कोयला चोरी, ये सब से पूरे छत्तीसगढ़ के जनता तो त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अब त्रस्त हो चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां बसपा ने अपने सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि सबसे पहले कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से सत्यजीत कुर्रे को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं रामपुर विधानसभा से जगत राम राज्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बता दें कि नगर पालिका निगम एमआईसी सदस्य जिला अध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने
मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बीएसपी पहले से ही चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और जल्दी बहन मायावती के आदेशानुसार क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। तो 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बसपा ने भी अपने पत्ते खोलने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की सूची बनानी बसपा ने शुरू कर दी। सबसे पहले कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से सत्यजीत कुर्रे को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो जगतराम राज्य को अपना उम्मीदवार बसपा ने घोषित किया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भी जुट चुके हैं। नगर पालिका निगम एमआईसी सदस्य जिला अध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीएसपी पहले से ही चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है और जल्द ही मायावती के आदेशानुसार क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडरेज पार्टी है और चुनाव से पहले ही संगठन का अपना एक कार्यक्रम बनता है और उस कार्यक्रम के हिसाब से हमने अभी जिला कमेटी के साथ साथ विधानसभा कमेटी और उसके साथ साथ पूरा सेक्टर और हमने बूथ स्तर का भी कमेटी बना चुके हैं। और रही बात प्रत्याशी की बात, तो हम लोग चुनाव से साल भर पहले 6 महीना पहले हम लोग अपना प्रत्याशी तलाश करते हैं और जो जमीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम टिकट देते हैं और इसके हिसाब से हम लगभग अभी कोरबा जिला के 4 विधानसभा में हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और अब बात कोरबा की करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां राजीनामा योग्य मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बैंक, एलआईसी, विद्युत मंडल के साथ साथ दुर्घटना दवा मामलों का निपटारा भी हुआ। कोरबा जिले के सभी न्यायालयों में कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा मामलों का समाधान यहां किया गया। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएल कटाक्वार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार के आयोजन से छोटे मामले जो राजीनामा योग्य होते हैं उन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है। शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ भी उठाया। तो कोरबा जिले के विभिन्न न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल या प्रीलिटिगेशन मामले रखे गए हैं। प्रीलिटिगेशन के लगभग 2500 से अधिक मामले रखे गए हैं और रेगुलर केसेस जो होते हैं उसके लगभग 1600 से अधिक मामले रखे गए हैं। इसमें लगभग 450 से अधिक मामले राजीनामा हो चुका है और संभावना है करीब 500 से मामले में राजीनामा हो सकता है। और धर्मजयगढ़ के सरभंजा में वन मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग ने किया। इस कार्यक्रम में सरपंच, सचिव समेत वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही छात्रों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में वन एवं मानव विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। तो धर्मजयगढ़ के सरभंजा में वन मितान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग ने किया था। इस कार्यक्रम में सरपंच, सचिव समेत वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही छात्रों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में वन एवं मानव विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। और दुर्ग में सिटी बस संचालक की सेवा शहरों के अंदर शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिला मिनी बस मालिकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बता दें कि दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर के नेतृत्व में सिटी बस सेवा शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि सेवा कोरोना काल के पहले जैसी थी उसी हिसाब से संचालित की जा रही है, जिसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। कुछ गलत जानकारी मिनी बस संचालकों को हो गई, जिसे बैठक में निर्णय लेकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं सीएसपी वैभव ने सिटी बस सेवा को चालू कर यात्रियों को रवाना कर दिया। जी, यहाँ पर ये जो मसला है जो सिटी बस के ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में है, हमें शासन के द्वारा इस मामले के
लिए अवगत करवाया गया था, जिसके बेसिस पर हमने सारे जो बल है उसको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर, या किसी भी तरीके से रोड को ना ब्लॉक किया जाए। क्योंकि पहले भी सिटी बस संचालित होते रहा है, कोविड पीरियड से जैसे पहले चलती थी, क्योंकि वो पहले का ही परमिट जारी हुआ है, उसी रूट में है, उसी रूट के हिसाब से है। और कोविड से पहले भी सिटी बस संचालित हो रही थी, तो जो रूट थी वही रूट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। डोंगरगढ़ पुलिस बीते कुछ समय से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। इसी क्रम में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि लगभग 1 साल पहले एक डोंगरगढ़ में कांग्रेसी नेता के संरक्षण में अवैध शराब की गंगा बह रही थी, जिसके कारण धर्मनगरी का माहौल खराब हो गया। खादी के आगे खाकी मजबूर नजर आ रही है। इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, जिसे देखते हुए ऊपर से आदेश हुआ और तत्कालीन एसपी संतोष सिंह के मार्गदर्शन में निजात अभियान के तहत इस अवैध कारोबार पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की गई। और खबर जांजगीर से है, जहां जबरदस्ती जमीन से बेदखल करने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों की ओर से गुंडागर्दी कर गरीबों का शोषण कर रही की जानकारी मिली। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार संतराम चौहान ने 38 साल पहले मृगेंद्र सिंह गोड़ से जमीन खरीदी थी, जहां आदिवासी जमीन होने के कारण स्वयं विक्रेता वीरेंद्र सिंह के द्वारा कलेक्टर में मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया। वहीं 1 महीना बीत जाने के बाद भी कुछ कार्रवाई न होने पर एसपी जांजगीर के पास गुहार लगाई गई है। बार बार तहसीलदार के चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस संबंध में तहसीलदार आशा चंद्राकर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साल हो गया मृगेंद्र सिंह से, और वो जो है उत्तर दिन से उसको पावर दिया था, काश्तकारी कर रहे थे और जीते खाते अभी तक चल रहे थे, शांतिपूर्वक निर्वाह कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के पहले उनके चाचा का लड़का आकर के अपने आप करनी गया बता रहा था, हेमेंद्र सिंह पिता रेखी जमन सिंह अपने आप को पावर ऑफ अटर्नी दिया है, तुम मेरे को 2 लाख रुपए दो या जमीन से बेदखल कर दूंगा। आए दिन इस तरह से धमकाते रहता है और थाने में भी बुलाया गया था। जांच टीम का आदेश मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ से ज्ञापन जारी हुआ नहीं। अच्छा। जैसे ही ज्ञापन जारी होगा वो लोग मौके पर पहुंचेंगे। मेरे को तो उल्टा प्राप्त हुआ है यहाँ पे जानकारी की आवेदक ही उनको डरा धमका रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको पटवारी को वो ही नहीं करने दे रहे हैं, जांच ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा पता चला है मुझे। इसीलिए जब जांच होगी तो पुलिस जल्दी साथ है। और लिया हूँ और मेरे को पावर दिखा जाता है, गुंडा लेके जाता है, धमकी देता है, वो ही जाता है, वो जाना पड़ा। मेरे को बात एक बार नहीं 2 बार 3 बार हो गया। पटवारी लेते रही, पटवारी भी लिखित हुए पहुंच एक तक में। और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यह बयान कैंपा मत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया। उन्होंने कहा कि डैम में पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे मनरेगा का हो या डीएमएफ का हो, सबकी जांच होगी, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कैंपा मत का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे डीएमएफ का हो, सबकी जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरी तरीके से शासन सक्रिय है, शासन के ऊपर वाले भी सक्रिय है, कोई बचने वाला नहीं। खबर भिलाई के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया से है, जहां काम से लौट रहा एक कर्मचारी हाइड्रा मशीन के नीचे आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है।
तो खबर भिलाई के हथखोजा इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां काम से लौट रहे एक कर्मचारी हाइड्रा मशीन के नीचे आ गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। और भिलाई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक स्कूली बस स्कूटी से टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस के हेल्पर की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों का इलाज जारी है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि मृतक छात्रा दिल्ली की रहने वाली थी और पद्मनाभपुर में हॉस्टल लेकर रह रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरें दुर्ग की है, जहां पर एक एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा दिल्ली की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पद्मनाभपुर में हॉस्टल लेकर रह रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खबर जांजगीर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन पर सर्किट हाउस में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हसौद के पेड़े से मुख्यमंत्री को तोला। इस अवसर पर चंद्रपुर विधायक श्रीराम कुमार यादव, राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राज्य शंखभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सारंगढ़ के बरमकेला ब्लॉक में एक ऐसा गांव है, जहां ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से गांव का नाम ही गायब हो गया, जिसके चलते किसान धान बिक्री के लिए पंजीयन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। आपको सुनने में अटपटा तो जरूर लगेगा, पर वनांचल क्षेत्र के लीमपाली गांव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के किसान कभी धान खरीदी केंद्र, तो कभी तहसीलदार, तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटकर थक चुके हैं। ऐसे में किसानों अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा गरीब किसानों को यहां भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग जैसे नया पंजीयन हुआ, तो जैसे नया पंजीयन स्टार्टिंग हुआ तो हम लोग सोसाइटी गए, तो सोसाइटी में ये हुआ, सोसाइटी वाले ये बोले हमको कि लीमपाली का नाम आप हमारे सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो फिर बोले हाँ, तो हम लोग बोले कि क्या उपाय है, सोसाइटी वालों से बोले कि क्या उपाय है, तो सोसाइटी वाले बोले कि नहीं अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे बोल के। और हम लोग ग्राम सेवक से भी मिले, तो ग्राम सेवक भी यही बोले कि नहीं अपडेट हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे, वेट करो वेट करो। लास्ट समय आ गया सर, जैसे पंजीयन की तिथि आखिरी हो गया, उसके बाद हम लोग पहुंचे तो फिर पता चला कि नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा बोल के सोसाइटी वाले बोल दिए कि नहीं हो पाएगा। ये कालाकोटा मंडी वाले बोल रहे थे पहले जब पंजीयन कराने गए थे, तो गांव का नाम ही सिस्टम में नहीं दिखा रहा है बोल के, तो ये लोग हमको आश्वासन दिए आज हो जाएगा कल हो जाएगा बोल के। कम से कम महीना भर हो गया, जब नहीं हो पाया तो ये लास्ट तक ये लोग बोले, लास्ट डेट तक, कि आप लोग तहसील ऑफिस चले जाओ। जब हम लोग तहसील ऑफिस गए तो तहसीलदार साहब बोले कि हमारा कोई जवाबदारी नहीं है ये पंजीयन का। तो हम लोग कलेक्टर के पास गए। हमारे गांव लीमपाली में पंजीयन को लेके काफी दिनों से बहुत दिक्कत हो रहा है। मंडी में जाके बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नाम जो है अपलोड नहीं हो पाया है सॉफ्टवेयर में। इसको तहसीलदार से भी अवगत करवाए तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी बात को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हो जाएगा, लेकिन आज की डेट तक नहीं हो पाया है।
और सुकमा के अंतर्गत आने वाले छोटे केड़वाल के जंगलों को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। एसटीएफ, सीआरपीएफ और सुकमा पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को अपने ओर आते हुए देख नक्सली जंगल और पहाड़ी का आड़ लेकर भाग खड़े हुए। सर्चिंग करने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को छिपाई हुई विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और सुकमा जिले के नक्सल का गढ़ कहे जाने वाला जगरगुंडा में स्थित 165 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें अन्य गांव के ग्रामीण जगरगुंडा, तरलागुडा, मिलनमपल्ली, अचकट, राजपेंटा के ग्रामीणों ने आकर इस आयोजन को सफल बनाया। और सुकमा में छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन ने उप स्वास्थ्य केंद्र का कई सालों से निर्माण बंद किया हुआ है। बताया जा रहा है कि 2015-16 में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब उप स्वास्थ्य केंद्र की कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहा। जानकारी के मुताबिक स्थानीय मंत्री कवासी लकमा के घर ग्राम 2 किलोमीटर यहां से बस महज दूरी पर है। इसके बावजूद उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य खंडर में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। वहीं सरपंच के पति लुंदुराम कश्यप ने कहा कि अस्पताल नहीं होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला। बारे में हम लोग ग्राम पंचायत में उसके बारे में चर्चा किए। ग्रामीण से चर्चा करके हम लोग जिला पंचायत जनपद में हम लोग शिकायत उसके बारे में हम लोग किए। तो उसके बारे में वो वहाँ पे कलेक्टर आए, यहाँ के मंत्री जी आए, फिर उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए नया भवन स्वीकृत के लिए हम लोग नया प्रस्ताव के लिए वो हम लोग अभी देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से और तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये 7 साल पहले निर्माण किया गया। अभी और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।